नमस्कार दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि आज की जनरेशन लायक नहीं है, कुछ कर नहीं सकती। लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। नेपाल में वही नौजवान जिन्हें हल्के में लिया जाता है, उन्होंने आज सत्ता की नींव हिलाकर रख दी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों की सड़कों पर जनता का गुस्सा साफ दिखाई दिया। 8 सितंबर 2025 को माइतीगर मंडल से शुरू हुआ यह शांतिपूर्ण मार्च देखते ही देखते आग की लपटों में बदल गया। शुरुआत में यह प्रदर्शन पूरी तरह से नॉन वायलेंस थे। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। हालात तब बिगड़ गए जब सुरक्षा बलों ने सीधा गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। यह वही मोड़ है जिसने पूरे देश को सड़क पर उतार दिया। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, सेना उतारी, लेकिन भीड़ रुकने वाली नहीं थी। देखते ही देखते पोखरा, बुटबुल और भरतपुर जैसे शहर भी इसी आग में कूद पड़े। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी नाराजगी की जड़ क्या है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन? असलियत में ये तो बस एक चिंगारी थी। असली वजह है बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और नेताओं का नेपोटिज्म। नेपाल की युवा आबादी लंबे समय से इस मुद्दे से जूझ रही है। हर 5 में से एक युवा बेरोजगार है। नौकरियों की कमी इतनी है कि हजारों नेपाली रूस यूक्रेन युद्ध लड़ने चले गए। फरवरी 2024 तक लगभग 15,000 नेपाली रसियन आर्मी ज्वाइन कर चुके थे। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्न। जहां उन्हें मामूली ट्रेनिंग के बाद फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता था, कई लोग वहीं पर मर गए। सोचिए, एक आम नेपाली का लड़का ताबूत में लौट रहा है और वहीं पर पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों से गुच्ची बैग लेकर घर लौट रहे हैं। यही वजह थी कि सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपोकिड्स, हैशटैग नेपोबॉय जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। ऐसे माहौल में जब सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया, तो लोगों को लगा अब उनकी आवाज पूरी तरह से दबा दी जाएगी। ये बैन टूरिज्म और छोटे बिजनेस के लिए बड़ा झटका था। उनका पूरा बिजनेस सोशल मीडिया पर डिपेंड था। यही वजह थी कि लोगों का गुस्सा फूट गया। नेपाल की राजनीति की एक और कड़वी सच्चाई है, वही पुराने चेहरे, वही पुरानी पार्टियां बार बार सत्ता में घूमती रहती है। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म करके नेपाल को लोकतंत्र बनाया गया। 17 साल में 13 बार सरकारें बदली, लगभग हर बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इस सिस्टम से यूथ का पूरा भरोसा उठ चुका था। यही वजह थी कि 2025 में कई लोग खुलेआम कहने लगे, लोकतंत्र फेल हो गया, अब मोनार्की लाना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया बैन को नेशनल सिक्योरिटी और विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा बनाकर पेश किया, लेकिन जनता अब इन तर्कों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। हालात इस तरह बिगड़ गए कि पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ओली को भी पद छोड़ना पड़ा। लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर आजादी नहीं, पूरे सिस्टम में सुधार मांग रहे हैं। नेपाल की कहानी एक चेतावनी है। जब बेरोजगारी, असमानता और करप्शन जैसे मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है और जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, तो हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत